हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में या बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस क्या होती है, उसके क्या मायने होते हैं, इन तमाम चीजों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने बात किया था सीक्वेंस एंड सीरीज का कि बेसिकली सीक्वेंस होता क्या है, सीरीज होता क्या है। अब सीरीज पे जाने से पहले हम पहले तो सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने डेफिनेशन का बात किया था, डेफिनेशन के साथ साथ कुछ बेसिक एग्जांपल्स के बात किए थे कि कैसे हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, क्या क्या उसके पैटर्न हो सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस पार्ट में यदि हम बात करें तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तक जाने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का और यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बात करेंगे कि सीक्वेंस के कुछ और टाइप्स, लाइक कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, किसी सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, फिर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस पे, ठीक है ना। और कन्वर्जेंस पे हम कई सारे एग्जांपल्स भी लेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, कई सारे एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को सीखने का यहाँ प्रयास करेंगे। बट आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी की, लाइक कांस्टेंट सीक्वेंस। अब देखिए, नाम से समझ में आता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब क्या, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म कैसा हो, कांस्टेंट हो। बात करें अब सीक्वेंस एन, देखिए आपको मैंने लास्ट सेशन में सारे नोटेशन समझाए थे, मीनिंग समझाया था। सीक्वेंस क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का फंक्शन होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है जो कि नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे उसका इमेज अपने को मिलता है। जिसने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सीक्वेंस का, ठीक है। तो अ सीक्वेंस एन whose nth term is defined by an is equal to c which belongs to r for all n belongs to n is called constant sequence। लिखने के लिए देखिए क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट है, डेफिनेशन का मैंने पहले से लिख के रखा है, आप लोग सिस्टमेटिक नोट्स बनाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म की बात किया जाए, जनरली हम सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। दो ब्रैकेट्स के अंदर एन लिखा जाता है और एन जो होता है बेसिकली ये सीक्वेंस का एक जनरल टर्म होता है। किसी जनरल टर्म को यदि दो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, जो कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। और इसका जो इमेज अपने को मिलता है वो क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलता है। जैसे a1 a2 a3 a4 की बात करें तो इनके जो वैल्यूज होंगे वो अपने को रियल नंबर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मतलब बेसिकली सीक्वेंस हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं ना, वो रियल नंबर की ही आपको सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है ना। तो अब ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर एक टर्म कैसी हो, कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहें, कांस्टेंट सीक्वेंस कहें। या जिसका जनरल टर्म एक कांस्टेंट को बिलोंग करे उसको भी हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। अब देखिए क्या होता है, यदि जनरल टर्म सी है, अब जनरल टर्म को हम देखें, हमने एन से फ्री कर दिया, अब मतलब एन पे इसकी डिपेंडेंसी रही ही नहीं। मतलब क्या कि भाई हर टर्म कैसा आएगा, 2 आएगा। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां बात करता, यदि मैं एन का वैल्यू ऐसा ले लेता n या फिर कहता 2n, तो इट मींस क्या कि जनरल टर्म क्या होता है सीक्वेंस का, 2n होता। अब n इज इक्वल टू 1 से नेचुरल नंबर की बात करें तो n इक्वल टू 1 से लेके आगे आप बढ़ते जाए, आपको रियल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। n1 लेते तो पहला टर्म आता 2, फिर 4 6 8, इस प्रकार से आपको चीजें मिलती। मतलब यहां n की डिपेंडेंसी है ही नहीं, मतलब आपने क्या कर दिया, c फिक्स कर दिया उसको, ठीक है ना, n इज इक्वल टू c। तो किसी भी यदि सीक्वेंस का जनरल टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिले, या आप ऐसा समझें कि हर एक टर्म यदि आपको एक सेम फिक्स कांस्टेंट के फॉर्म में मिले तो उसको आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। लाइक n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 1 whose every term is 1, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। बात करेंगे रेंज ऑफ अ सीक्वेंस का। देखिए ये डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एन इज कॉल्ड इट्स रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय R of S। रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड एज R of S। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, आगे आपको खूब जरूरत पड़ने वाली है। मतलब यदि हम मैथमेटिकली बात करें तो किसी सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल an। an क्या होता है, किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है। अभी हमने बात किया जनरल टर्म अपने को पता होना चाहिए। किसी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है ना, उसका कलेक्शन n बिलोंग्स टू n के लिए। अब देखिए क्या होता है, आप जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह होती है क्या, नहीं होती है। मतलब जितने भी, मान लो आपको 1 1 2 2 3 3 दिया है तो आप सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 2 3 तो लिखेंगे ना, रिपीटेड एलिमेंट्स के लिए वहां पे कोई जगह नहीं होती। तो यहां पे भी क्या होता है
कि आप जो जनरल टर्म हो रही ना उसकी n की हर एक वैल्यू के लिए देखिए कि क्या कोई टर्म रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी जितनी टर्म्स आपको डिफरेंट मिल रही है ना उसका एक कलेक्शन, उसका एक सेट ही क्या कहलाता है, उस सीक्वेंस का रेंज कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज नोन एज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो देखिए n सपोज हमने लिया n, अब n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 रखते जाए रियल नंबर की सीक्वेंस मिलती चली जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पे क्या है, आप ये देखो कि इस पूरी सीक्वेंस में कितनी टर्म्स आपको डिफरेंट मिल रही है, कितनी डिस्टिंक्ट टर्म मिल रही है, तो सारी ही टर्म्स डिस्टिंक्ट है, कोई कॉमन टर्म आ ही नहीं रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या हो गया यहाँ पे, पूरा का पूरा जो सीक्वेंस का वैल्यू है, बट आप इसको किस में लिखे, एक सेट के फॉर्म में लिखे, ठीक है ना, 1 2 3 4 अप टू n। मतलब यहां पे हमने देखा कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या मिला, एक अपने को इनफाइनाइट वैल्यू मिला, ठीक है ना, क्योंकि रेंज ऑफ द सीक्वेंस जो है आपको इनफाइनाइट भी मिल सकता है, फाइनाइट भी मिल सकता है, बट हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई सीक्वेंस जो होती है वो हमेशा इनफाइनाइट ही होती है। क्यों इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप सीक्वेंस को डिफाइन किसके लिए करते हो, नेचुरल नंबर्स पे, और यदि आपके पास जनरल टर्म n की टर्म में आ रही है, an के फॉर्म में आ रही है, तो n जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये तो तय बात है कि भाई सीक्वेंस जो है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होती है तो वो तो इनफाइनाइट ही होगी, बट उसकी रेंज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है ना। जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया n इज इक्वल टू n, तो यहां पे अपने को क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहा है, बट उसका रेंज भी कैसा मिल रहा है, इन्फिनिटी ही मिल रहा है, क्योंकि जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इस सीक्वेंस के उन सभी का जो सेट है, कलेक्शन है, वही क्या कहलाएगा, रेंज सेट कहलाएगा, ठीक है। अब यहां हम एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं फाइनाइट सेट का, ठीक है ना, कि n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n हम ले ले, तो an इज -1 टू द पावर n। अब देखिए इसका जनरल टर्म क्या है, -1 पावर n है। हर एक टर्म, यदि हमको सीक्वेंस का जनरल टर्म पता है तो हम उसकी हर एक टर्म को निकाल सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है ना। n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम निकाल सकते हैं, जब हमको पता है कि n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, जो 1 से स्टार्ट होता है। तो यहां पे आप n की प्लेस पे 1 ले तो -1 पावर 1 इज -1, 2 लेंगे तो -1 पावर 2 इज +1, 3 लेंगे तो अगेन -1, 4 लेंगे तो +1, ठीक है ना। यदि -1 का पावर ऑड नंबर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, इवन नंबर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो इस प्रकार -1 + 1 -1 + 1। पर चूंकि सीक्वेंस है n के लिए डिफाइंड है तो टर्म्स कैसी होगी सीक्वेंस की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब देखिए यहां पे जनरल टर्म, जब आप सीक्वेंस को लिखते हैं तो उसकी जनरल टर्म को डिस्क्राइब जरूर करें, ये सिस्टमेटिक लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब यदि हमसे कहा जाए कि आप इस सीक्वेंस का रेंज निकालो, तो आप देखो इस सीक्वेंस में कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो भिन्न भिन्न हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। तो भाई यहां पे पूरी सीक्वेंस में केवल 2 ही तो एलिमेंट दिख रहे हैं अपने को, एक -1 और एक +1। तो -1 एंड +1 रिपीटेड तो आता नहीं, जब आप रेंज निकालते हैं तो वहां पे वैल्यूज को रिपीट करना अलाउ नहीं होता है। तो रेंज सेट क्या बना इसका, -1 एंड +1, मींस वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज अ फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेंज जो है किसी सीक्वेंस की फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट ही होती है, उसका रेंज जो है वो फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको रेंज का डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम बात करें बाउंडेड सीक्वेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इस चैप्टर को समझने के लिए। बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इसके बाद हम कवर करेंगे। अभी बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। अब बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए हमको 2 डेफिनेशन पहले समझने पड़ेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। जब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो मोनोटोनिक और बाउंडेडनेस जो है किसी सीक्वेंस की आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको समझते हैं। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझ में आता है कि जो सीक्वेंस ऊपर से बंधी हो, ठीक है ना। बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो जो नीचे की साइड से बंधी हो, ठीक है ना। अब पर इनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा समझें, सीखें, तो कोई भी सीक्वेंस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है an इज कॉल्ड द बाउंडेड अबव सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस an को आप बाउंडेड अबव कहेंगे यदि वहां पे कोई एक रियल नंबर कैपिटल M आपको ऐसा देखने को मिले कि सीक्वेंस का हर एक टर्म जो है उस m से क्या हो, छोटा हो, तो हम कहेंगे कि m जो है उस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है, ठीक है ना। और इस प्रकार की सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an is called bounded above if there exists a real number capital M such that
an less than equals to m, or in other form you can say capital M is greater than or equal to an for all n belongs to the natural numbers. Here m is called the upper bound of the sequence an. अब समझिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस आपको दे दी, वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होगी, जब उस सीक्वेंस के किसी जनरल टर्म के रेफरेंस में यदि आप देखें कि आपको पूरी सीक्वेंस के लिए कोई एक नंबर, मान लो कैपिटल एम, यहां पे मैं कैपिटल एम को बाउंडेड अबव के लिए डिफाइन कर रहा हूं और स्मॉल एम को जो है यहां बाउंडेड बिलो के लिए डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक जनरल डेफिनेशन है, समझिए। एग्जांपल्स की तो हम ढेरों बातें करेंगे आगे, कॉन्सेप्ट को पकड़िए अभी, ठीक है ना। तो किसी भी सीक्वेंस के लिए मान लो आपको जैसे ये सीक्वेंस दिया है, इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब सीक्वेंस की हर एक टर्म के लिए यदि आप बात करें तो आपको यदि कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए कैपिटल एम, जिसके लिए हम ये बात करें कि ये नंबर कैसा हो, बड़ा हो, किससे, सीक्वेंस के हर एक टर्म से, इनकी प्रत्येक वैल्यू के लिए यदि आपको सीक्वेंस में कोई एक ऐसा नंबर मिलता है जो उससे हर एक टर्म से क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कहते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। और ये जो m होता है, इस कैपिटल M को आप क्या कहेंगे, दिस कैपिटल M इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अभी इसके एग्जांपल की भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन को भी सीखते हैं, फिर दोनों के लिए हम साथ में एक एग्जांपल को भी डिफाइन करेंगे। अब देखिए, यदि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात की जाए तो बाउंडेड बिलो में क्या आ जाएगा कि भाई एन, यदि आपके पास कोई एक जनरल सीक्वेंस है तो यहां पे भी कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो कैसा होगा, स्मॉल एम टाइप का होगा, और वो ऐसा होगा कि वो स्मॉल एम सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना, या बराबर हो। यहां हमने क्या कहा कि कैपिटल एम जो सीक्वेंस का अपर बाउंड था, वो अपर बाउंड सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जहां पे आपको ये पैटर्न देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि इस प्रकार के सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहेंगे। बाउंडेड बिलो में क्या होगा, एम जो है पोजीशन स्वैप हो जाएगी। अब बाउंडेड बिलो है, हम लोअर बाउंड की बात करेंगे, इसलिए हम एम का नेचर भी बदल दें, हम स्मॉल एम लिख दें। ये अपने समझने के लिए होता है कि कैपिटल एम को अपर बाउंड, स्मॉल एम को हम लोअर बाउंड कहेंगे, ठीक है ना। और लोअर बाउंड तभी बनेगा सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड बिलो। अपर बाउंड तभी बनता है जब सीक्वेंस कैसा हो, बाउंडेड अबव। तो यहां पे अपने को क्या देखने को मिला कि भाई एम जो है लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, एन हो। मतलब पूरी सीक्वेंस के लिए यदि हम बात करें तो यदि सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ी हो, या हम ये कहें कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा हो जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम क्या कहें, बाउंडेड बिलो कहें सीक्वेंस को, ठीक है ना। और ये क्या होगा, उसका लोअर बाउंड होगा। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे पास पूरी सीक्वेंस में कोई एक ऐसा नंबर आ रहा हो जो क्या हो, सीक्वेंस के हर एक टर्म से बड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। और सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब देखो, उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो सपोज हम एक एग्जांपल लें यहां पे, ठीक है, कि एक सीक्वेंस ले लें an, जो कि कैसा मिल रहा है अपने को, 1/n मिल रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 1/n, अब इसको आप डिफाइन करें जरा n की प्रत्येक वैल्यू के लिए, क्योंकि सीक्वेंस का नेचर क्या है भाई, an एक सीक्वेंस है तो n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होगा। n की हर एक वैल्यू के लिए आप डिफाइन करो तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी, रियल नंबर्स के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि सीक्वेंस जो होता है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ n की जगह आप ले तो ये क्या होगा, 1/1 दैट इज 1, देन 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मिलने वाली। अब इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा देखो, इसका नेचर आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देखें कि ये 1/1 या सिंपली 1 जैसा भी आपको समझ में आए, तो 1 सबसे क्या है, यहाँ पे हम देखें सीक्वेंस को 1, और उसके बाद हर एक टर्म कैसी है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। नेचुरल नंबर के हर पॉइंट के लिए हम यदि देखें तो आपको जो सक्सेसिव टर्म्स मिल रही है सीक्वेंस की, वो कैसी मिल रही है, यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में। 1, 1/2, 1/3, 1/4 नंबर क्या होते जा रहा है, छोटे होते जा रहा है। मतलब यहां यदि हम देखें तो आगे जाके आपको सबसे लास्ट टर्म क्या मिल जाती, 1/, आप यहां चलते जाएं तो 1/∞ की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। देखो डिनोमिनेटर क्या है, 1 2 3 4 n, अप टू कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और 1/∞ मतलब क्या होता, 0 होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। बट इन्फिनिटी को आप ऐसा एज अ नेचुरल नंबर नहीं काउंट कर सकते, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, आप यदि देखें कि इसका जो है ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको
एक चीज देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि सीक्वेंस जरूरी नहीं कि बाउंडेड एबो हो बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड भी हो सकती है। मतलब एक सीक्वेंस में बाउंडेड एबो कब बनती है, जब उसमें कोई अपर बाउंड हो। बाउंडेड बिलो कब बनेगी, जब उसमें कोई लोअर बाउंड हो। और बाउंडेड कब बनेगी, यहां हमने नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा भी है यहाँ पे, बाउंडेड सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगी, जब वो सीक्वेंस में अपर बाउंड भी हो और लोअर बाउंड भी हो। तो ऐसे सीक्वेंस को आप कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। केवल अपर बाउंड हो तो बाउंडेड एबो, केवल लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों आ जाए तो ऐसी सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है ना। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर इज अ नंबर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम सच दैट, आप ये कहें कि सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है वो स्मॉल, देखिए यहां पे आप डेफिनेशन समझिए। क्या हमने लिखा था कि कैपिटल एम क्या हो, एन से बड़ा हो, एन क्या हो, कैपिटल एम से छोटा हो। तो एन जो है कैपिटल एम से छोटा है बट स्मॉल एम से क्या है, बड़ा है। तो जहां आपको ये सिचुएशन मिल जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। अब यहां देखो आप, सीक्वेंस का सबसे बड़ा जो टर्म है वो क्या है यहाँ पे, 1, क्योंकि बाकी टर्म जितनी भी वो सब क्या है, 1 से छोटी है। तो 1 को हम क्या कह सकते हैं सीक्वेंस के लिए, अपर बाउंड कह सकते हैं ना भाई, क्योंकि m एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सीक्वेंस के हर एक टर्म से क्या है, बड़ा है। देखिए आपको यही तो ढूंढना है कि n की हर वैल्यू के लिए, मतलब सीक्वेंस की जितनी टर्म्स होती है वो सब टर्म क्या हो, m से छोटी हो। तो देखिए m को आप क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, और बाकी टर्म जो है वो क्या है, 1 से छोटी है। तो m इज कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एंड द सीक्वेंस इज कॉल्ड द बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब यहां पे देखिए ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यदि हम इसके आगे और बढ़ते जाएं, यदि हम नेक्स्ट डेफिनेशन को लगाएं कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, तो बाउंडेड बिलो में आपको क्या मिलना चाहिए कि भाई एक एम ऐसा हो जिससे सारी टर्म क्या हो, बड़ी हो। तो यहां पे देखिए यदि आप आगे बढ़ते तो लास्ट टर्म क्या आ जाती है, 0 आती, 1/2 1/3 1/4 1/n 1/infinity दैट विल बी 0। तो यहां आप देखिए कि जो सबसे छोटी टर्म है वो क्या है, 0 है। तो 0 को आप क्या बोल सकते हो, यहां पे स्मॉल m बोल सकते हो ना, क्योंकि स्मॉल m के लिए आपने क्या डेफिनेशन लगाया कि भाई स्मॉल m जो है उससे क्या हो, n जो है वो बड़ा हो, या m जो है वो बाकी टर्म से क्या हो, छोटा हो। तो आप देखो ये 0 जो है बाकी सारी टर्म से क्या है, छोटा है। तो यहां आपको क्या मिल रहा है, m का वैल्यू भी मिल रहा है जो कि क्या है, 0। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, लोअर बाउंड कह सकते हैं। ठीक है ना। और अपर बाउंड क्या हो गया इसका, 1 हो गया। अब ऐसी सीक्वेंस जिसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों आ गया, तो सिचुएशन देखो क्या बन गई, स्मॉल m लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू m। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू 1। सीक्वेंस का सबसे जो छोटा टर्म है वो क्या है, 0 है, और जो सबसे बड़ा टर्म है वो क्या है, 1 है। मतलब सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। हालांकि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं इसमें, इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, बट छोटे बड़े को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को आप कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है। एक और एग्जांपल की यहाँ बात करें, मान लो सपोज मैं ये एग्जांपल लेता कि सीक्वेंस n इज इक्वल टू n, जो कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब इस सीक्वेंस को देख के आप बताइए ये सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड एबो है, बाउंडेड बिलो है। यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं, 1 जो है सीक्वेंस का क्या है, सबसे छोटा नंबर है, और बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या है, 1 से बड़ी है। तो हम क्या देखें यहाँ पे, आपको सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर मिल पा रहा है क्या, नहीं मिल पा रहा है, वो तो इन्फिनिटी है, क्योंकि हर एक टर्म क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। और जो सबसे छोटा टर्म है हमें सिर्फ वो पता है, मतलब हमको यहाँ पे स्मॉल m ही पता है, हमको कैपिटल M का वैल्यू पता नहीं है। और यदि स्मॉल m का वैल्यू पता है तो स्मॉल m किस सीक्वेंस में आता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस में आता है। इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। हमको यहाँ पे लोअर बाउंड ही पता है, हमको अपर बाउंड नहीं पता है। अपर बाउंड जो है नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी है। तो इस प्रकार आप सीक्वेंस की बाउंडेडनेस को समझें। बाउंडेड मतलब बंधी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं सीक्वेंस बंधी हो। स्वाभाविक सी बात है कि मोस्ट लेफ्ट जो होता है, अब वो बड़े से छोटे की तरफ जा रही है या छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हमको तो ये देखना है बाउंडेड एबो है या बाउंडेड बिलो है, अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद दो और टर्म आती है यहाँ पे, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है ना। अब सुप्रीमम एंड इन्फीमम का क्या मतलब हुआ, लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये दो टर्म और यहां पे सीखना जरूरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो या बाउंडेड सीक्वेंस समझना हमारा उद्देश्य नहीं था, ये तो इसलिए समझा कि हम LUB एंड GLB का कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकें।
तो LUB लीस्ट अपर बाउंड, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है डेफिनेशन उसका। अब देखिए LUB लीस्ट अपर बाउंड मतलब जो भी अपर बाउंड। अब सपोज आपके पास कोई एक सीक्वेंस है जिसमें एक से ज्यादा अपर बाउंड्स मिल रहे हो, ठीक है ना, तो उन तमाम अपर बाउंड्स में आप फिर ये देखो, भाई देखो यहां पे क्या है, सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब यदि हम यहां देखें तो ये 2 है, बाकी यदि हम देखें कि 2 के बाद की टर्म है तो 2 को आप मान सकते हो, ठीक है ना, इसका लोअर बाउंड। यदि आप इसको शामिल करते हो 1 को, तो 1 को भी लोअर बाउंड मान सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस नंबर का रेफरेंस में बाउंड को डिफाइन कर रहे हो, लोअर बाउंड या अपर बाउंड को। अब मान लो एक उदाहरण के लिए कि किसी भी सीक्वेंस में आपको एक से ज्यादा अपर बाउंड्स मिल रहे हो, तो उन तमाम अपर बाउंड्स में आप ये देखो कि सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है। अपर बाउंड का सबसे छोटा नंबर कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना, कि लीस्ट अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड के कलेक्शन में से या अपर बाउंड के सेट में सबसे छोटा जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। अब मान लो हम ये कहें कि भाई अपर बाउंड मान लो आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें से कोई एक नंबर K1 आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है ना, जो कि क्या हो रहा है, लीस्ट है, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है, तो इस K1 को ही आप क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। मतलब लीस्ट अपर बाउंड को आप क्या कहते हैं, सुप्रीमम भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको SUP से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीमम, ठीक है। अब बात करें कि GLB क्या है, तो इसके नाम में भी इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, GLB इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड जो है, ठीक है ना, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। अपर बाउंड का सबसे छोटा जो है वो क्या कहलाता है, LUB लीस्ट अपर बाउंड। GLB लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, मतलब सब बड़े वाले में अपर में लीस्ट ढूंढो और लीस्ट में आप क्या ढूंढो, ग्रेटेस्ट ढूंढो, ठीक है। तो अपर बाउंड का सबसे छोटा नंबर आपका कहलाता है LUB सुप्रीमम, और लोअर बाउंड्स के सेट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब किसी सीक्वेंस के लिए हो सकता है आपको एक से ज्यादा लोअर बाउंड्स मिल रहे हो, अब उन लोअर बाउंड में आप ये देखो कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको आप क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल K2, ये सबसे बड़ा अपने को लोअर बाउंड मिला, तो इसको हम कहेंगे GLB ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा नंबर जो होता है, ठीक है ना, इसको हम इन्फीमम भी कहते हैं या INF भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी कांस्टेंट सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड एबो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड क्या होता है, या फिर LUB सुप्रीमम क्या होता है, GLB इन्फीमम क्या होता है। इन तमाम चीजों को आज हमने अच्छे से सीखने की यहाँ कोशिश की, पूरा टाइम दिया चीजों को सीखने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों के नोट्स जो है आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल चेतन एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। यदि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप चेतन एकेडमी डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज का समाधान दिया जाए। मैथ्स रिलेटेड सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चेतन एकेडमी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।